बहुमत से पास कर दिया गया है तथा भूमि आवंटन की प्रक्रिया गतिमान है। शीघ्र ही भूमि की रजिस्ट्री महाविद्यालय के नाम कर दी जाएगी, जिससे शीघ्र महाविद्यालय को अपना भवन उपलब्ध हो जाएगा। मैं सदस्य को आश्वस्त करवाता हूँ कि आगामी 2 वर्षों में महाविद्यालय अपने भवन को शुरू कर दिया जाएगा। सुप्रभात माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से ये जानना चाहती हूँ। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान परिसीमन के विषय पर आकृष्ट करना चाहती हूँ। मान्यवर, किसी भी देश, प्रदेश और जिले की प्रशासनिक सीमाओं का आधार भौगोलिक होता है, ना कि जनसंख्यात्मक। विश्व में इसी आधार पर देशों, प्रदेशों, जिले और गाँव की सीमाओं का निर्धारण होता है। उत्तराखंड राज्य के निर्माण का आधार भी यहाँ की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियां रही हैं। उत्तराखंड अलग राज्य की मांग के पीछे सड़क से संसद तक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र की विकट भौगोलिक परिस्थितियों का आधार मुख्य तर्क था। लेकिन राज्य निर्माण और उसके बाद उत्तराखंड के प्रशासन व प्रतिनिधित्व में इस मूल आधार की अवहेलना की जाती रही है। वर्ष 2001 में राज्य निर्माण के समय जहां मैदानी क्षेत्र की अपेक्षा पर्वत क्षेत्र में विधानसभा सीटें जल भावनाओं के अनुकूल थी, वहीं 2007 के बाद परिसीमन से पहाड़ों की सीटें कम करके मैदानी क्षेत्र की सीटें घटा दी गई हैं, जिससे उत्तराखंड के उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जैसे मूलभूत पिछड़े क्षेत्रों में जहां राज्य आंदोलन की मांग तीव्रता से उठी थी, उनका प्रतिनिधित्व उत्तराखंड राज्य विधानसभा में और भी कम कर दिया गया तथा जिन्होंने अलग राज्य की मांग ही नहीं की थी, उन लोगों का उत्तराखंड राज्य विधानसभा में प्रतिनिधित्व बढ़ा दिया गया। इससे उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र में आक्रोश पनपना स्वाभाविक ही है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को न केवल विधानसभा में प्रतिनिधित्व कम हुआ है, बल्कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के पृथक पर्वतीय राज्य से होने वाले विकास के सपने भी बुरी तरह बिखर गए हैं। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके समक्ष आज मैं आधुनिक क्रांति के मोबाइल पर परिचर्चा करना चाहती हूँ। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि मोबाइल अपने आप में हमारे जेब में रखा हुआ अलादीन का चिराग हो गया है। मोबाइल यह पता करने के लिए है कि आप कहाँ हैं, किसी नक्शे की जरूरत नहीं है। गूगल मैप पर लोकेशन से पता लग जाता है मौसम कैसा है, बारिश कब होगी। आपको मौसम विज्ञानियों को तलाश करने की जरूरत नहीं है, वह भी आपके जेब में मोबाइल के अंदर विद्यमान है। इसी प्रकार वित्त बाजार में सक्सेस बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, आपको कब निवेश करना है, किसमें निवेश करना है, यह सलाह अभी मोबाइल से प्राप्त हो जाती है। यह नहीं सारे कारोबार और कारोबारी सूचनाओं, वस्तुओं के रेट पर वस्तुओं को मंगवाना, मोबाइल और ऑनलाइन कारोबार, दुकानदारों की रोजी रोटी भी ठप कर दी गई है। सारी चीज ऑनलाइन हो गई है। कितने रोजगार खत्म हुए मोबाइल से, इसका भी कोई आकलन प्रत्यक्ष तौर पर आया नहीं। मोबाइल के तरंगों ने मानव स्वास्थ्य, मानव मस्तिष्क और मित्र कीटों जैसे मधुमक्खी पर क्या दुष्प्रभाव डाला, उनको मानसिक विकलांग किया अथवा उनकी जैविक संरचनाओं को दुष्प्रभावित किया, इस बात के अध्ययन होने अभी शेष है। धन्यवाद। परिचर्चा का विचार रखिए। माननीय अध्यक्ष जी, मोबाइल के कारण जितने भी राष्ट्रद्रोही शक्तियां हैं, विदेशी शक्तियां हैं, वह इन मोबाइलों से देश में सोशल मीडिया के जरिए उन्माद, विदेश, जाति, संप्रदाय, भाषा, प्रांत के आधार पर विद्वेष उत्पन्न करती है। समुदाय को एक दूसरे के विरुद्ध लड़ाने के लिए विश्व भवन का काम डीप स्टेट का इन मोबाइलों के जरिए आसान हो जाता है। पेपर लीक के पीछे या डिजिटल फ्रॉड के पीछे मोबाइल ही होते हैं। वास्तव में देखा जाए तो आतंकवादी, साइबर क्राइम, डिजिटल फ्रॉड आदि नई नई समस्याओं मोबाइल को देन है। उतनी
सुविधा मोबाइल से नहीं जितने नुकसान मोबाइल से हो रही है। इसलिए कोई विकसित देश मोबाइल मैनिया से बचाने के लिए बेहद चिंतित हो चुके हैं और ऐसे वातावरण बना रही है जिससे व्यक्तियों को एक हद तक मोबाइल के दुष्प्रभाव से सुरक्षित किया जा सके। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे अपने विचार रखने का समय दिया और विचार शांतिपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। कि आप अपना परिचर्चा पर अपने विचार प्रस्तुत करें। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं चांदनी युवा संसद की सदस्य डिजिटल डिवाइस एवं शिक्षा डिटॉक्सिफिकेशन के उपलक्ष्य में आपके समक्ष कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आधुनिक युग में शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल डिवाइड का योगदान वर्तमान युग में तकनीकी नवाचार का युग है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अभूतपूर्व विकास ने मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को परिवर्तित कर दिया है और शिक्षा क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। डिजिटल डिवाइस जो कभी केवल संचार का साधन था, आज के समय में ज्ञान अर्जन और शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में उभर चुका है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में डिजिटल डिवाइड के माध्यम से शिक्षण एवं अधिगम के नए द्वार खुले हैं, जिसने पूरे शैक्षणिक तंत्र में क्रांति ला दी है। डिजिटल डिवाइस और आधुनिक शिक्षा के संबंध ने शिक्षण प्रक्रिया को सीमाओं से मुक्त कर दिया है। आज शिक्षा केवल विद्यालय या विश्वविद्यालय की चार दीवारी तक ही सीमित नहीं रही। इंटरनेट से युक्त डिजिटल डिवाइस के माध्यम से विद्यार्थी घर बैठे देश विदेश के श्रेष्ठ शिक्षकों के व्याख्यान सुन सकते हैं, ऑनलाइन कक्षाओं में भाग ले सकते हैं तथा विभिन्न शैक्षणिक मंचों जैसे गूगल क्लासरूम, कोसेरा, स्वयं, अनअकैडमी के माध्यम से अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। इस प्रणाली ने शिक्षा को सुलभ और सस्ती सजीव बना दिया है। डिजिटल डिवाइस ने न केवल शिक्षार्थियों और शिक्षक के बीच संपर्क बनाए रखा, बल्कि आत्मनिर्भर अध्ययन की प्रवृत्ति को भी प्रोत्साहित किया। आज के युग में विद्यार्थी डिजिटल डिवाइड के माध्यम से किसी भी विषय, भाषा या क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं या शिक्षा को वैश्विक स्तर पर जोड़ता है। इंटरैक्टिव शिक्षण, डिजिटल डिवाइस, ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा शिक्षक को रोचक और जीवंत बनाया जा सकता है, जिससे विद्यार्थी की रुचि और ध्यान दोनों बढ़ते हैं। समय और स्थान का लचीलापन, विद्यार्थी किसी भी समय और किसी भी स्थान पर अध्ययन कर सकते हैं। यह विशेष रूप से व्यस्त विद्यार्थियों के लिए लाभकारी है। कौशल विकास और तकनीकी दक्षता, डिजिटल डिवाइस के नियमित उपयोग से डिजिटल दक्षता बढ़ती है और आज के रोजगार बाजार में अनिवार्य कौशल है। डिजिटल डिवाइस के दुष्ट प्रभाव अत्यधिक निर्भरता पर हैं। विद्यार्थी अध्ययन के बजाय मनोरंजन और सोशल मीडिया की ओर आकर्षित होते जा रहे हैं, जिससे समय की बर्बादी होती है तथा शिक्षा में अड़चनें आने लगती हैं। ध्यान विचलन, लगातार डिजिटल डिवाइस के उपयोग से एकाग्रता और स्मरण शक्ति पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य और प्रतिकूल प्रभाव, लंबे समय तक स्क्रीन पर देखने से आंखों में तनाव, नींद की कमी और मानसिक थकान जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिस कारण हमारा शारीरिक तथा मानसिक विकास होना कम हो सकता है। निष्कर्ष तहत हमें शिक्षा के लिए डिजिटल डिवाइस की आवश्यकता है, परंतु डिटॉक्सिफिकेशन भी आवश्यक है। उसके लिए हमें नो डिजिटल डे घोषित करना चाहिए, जिससे हमारी शिक्षा तथा स्वास्थ्य दोनों पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ सके और एकाग्रता में वृद्धि तथा मानसिक शांति और आत्मनियंत्रण प्राप्त हो। धन्यवाद। माननीय सदस्य तकनीकी मंत्री पलक से मैं आग्रह करती हूँ कि परिचर्चा पर अपने विचार प्रस्तुत करें। हाथ में पकड़ लो। माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्य और उपस्थित सभी साथियों से मैं आज इस सदन में एक ऐसे मुद्दे पर बोलने के लिए खड़ी हूं जो देश की युवा शक्ति के सामने एक नया खतरा बनकर खड़ा है, डिजिटल क्राइम। जैसे कि हम सबको पता है कि फोन हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, बट यही फोन हमारी जिंदगी एक पल में उजाड़ सकता है। हम सब अपने दिन की शुरुआत फोन से करते हैं और रात भी फोन देखते देखते होती है। पर सोचिए, जहां हमारी पूरी जिंदगी डिजिटल स्क्रीन में सीमित हो गई है,
वहाँ क्राइम भी नया घर इसी स्क्रीन में बना चुका है। आपको सबको पता होगा कि डिजिटल क्राइम सिर्फ हैकिंग तक सीमित नहीं है, उसमें फेक जॉब्स ऑफर्स, लोन, ऐप फ्रॉड, एआई जनरेटेड फेक वीडियोस, फोटोज, ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग, ये सब एक साइलेंट हथियार बन चुके हैं जो बिना आवाज के इंसान की जिंदगी उजाड़ देते हैं। भारत दुनिया के सबसे तेज बढ़ती डिजिटल इकोनॉमी है, लेकिन ध्यान रहे, जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसी रफ्तार से साइबर क्रिमिनल्स बढ़ रहे हैं। आज एक गलत लिंक पर क्लिक करने से, एक ओटीपी शेयर करने से किसी घर की सारी मेहनत का पैसा एक पल में उड़ जाता है। पार्लियामेंट के इस मंच से मैं पूरे भारत के युवाओं की आवाज बनकर कहना चाहती हूँ, डिजिटल इंडिया को सेफ बनाना सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। हम खुद क्यों डिजिटल स्मार्ट नहीं बनते? हम क्यों बिना सोचे समझे लिंक ओपन कर देते हैं? हम क्यों स्ट्रेंजर्स को ओटीपी, आधार, बैंक डिटेल्स देते हैं? अवेयरनेस इज द फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट साइबर क्राइम। मैं इस हाउस से कहना चाहती हूँ, डिजिटल इंडिया तभी सक्षम होगा जब इंडिया सक्षम होगा। हर यूजर साइबर स्मार्ट होंगे। आइए हम आज संकल्प ले लें कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ आगे बढ़ने के लिए करेंगे, गिरने के लिए नहीं। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ, लेकिन डिजिटल सेफ्टी की शुरुआत आज से ही, इसी पल से ही होनी चाहिए। लेट अस राइज, लेट अस एक्ट एंड लेट अस प्रोटेक्ट एवरी इंडियन इन द डिजिटल वर्ल्ड। थैंक यू। माननीय सदस्य टीना अपना परिचर्चा पर इस विचार प्रस्तुत करें। मैं टीना युवा संसद की सदस्य डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन की आवश्यकता माननीय अध्यक्ष महोदय जी के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन का अर्थ कुछ समय पहले मोबाइल, कंप्यूटर, टैबलेट और सोशल मीडिया जैसी डिजिटल डिवाइसेस से दूरी बनाना और असली जीवन में ध्यान देना ही डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन है। हर चीज़ की अधिकता नुकसानदायक होती है, इसलिए डिजिटल यंत्रों का लगातार उपयोग भी नुकसान पहुंचा सकता है। मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट से निर्धारित अवधि तक पूर्ण या आंशिक रूप से दूर रहना, ताकि मन और शरीर को विश्राम मिल सके। निरंतर स्क्रीन देखने से नींद की गुणवत्ता घट जाती है, आंखों में थकान होती है और व्यक्ति में चिड़चिड़ापन व एकाग्रता की कमी होती है। बच्चों और किशोरों में यह प्रवृत्ति सामाजिक अलगाव, स्वाभिमान में गिरावट और ध्यान विकार जैसी स्थितियों का कारण बन सकती है। डिजिटल नशे से मुक्ति पाने के लिए व्यक्तियों को कुछ आत्म-अनुशासन अपनाने की आवश्यकता है, जैसे भोजन के समय मोबाइल से दूरी, रात में स्क्रीन फ्री टाइम, सप्ताह में एक दिन नो इंटरनेट डे मनाना, प्रकृति के साथ समय बिताना, परिवार और मित्रों के साथ आमने-सामने बातचीत करना तथा पढ़ने या रचनात्मक गतिविधियों में शामिल होना। डिजिटल डिटॉक्स के प्रभावी तरीके हैं। डिजिटल डिटॉक्स केवल उपकरणों से दूरी नहीं, बल्कि स्वयं से दोबारा जुड़ने की प्रतिक्रिया है। यह मानसिक स्पष्टता, आत्म जागरूकता और वास्तविक संबंधों को मजबूत करता है। जब मानव तकनीकी उत्तेजनाओं से मुक्त होता है तो व्यक्ति अधिक स्वस्थ, शांत और संतुलित अनुभव करता है। अतः आज के युग में डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन न केवल एक विकल्प है, बल्कि मानसिक व सामाजिक स्वास्थ्य की आवश्यक शर्त बन चुकी है। संतुलित डिजिटल जीवन शैली ही स्वस्थ और सुखी जीवन की नींव रख सकती है। अतः मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि डिजिटल डिटॉक्स यानी डिजिटल दुनिया से ब्रेक लेना आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जरूरी है, ताकि मानसिक, शारीरिक और सामाजिक स्वास्थ्य को बेहतर रखा जा सके। खुद के जीवन में खुशहाली, स्पष्टता और रिश्तों में मजबूती के लिए समय समय पर डिजिटल डिटॉक्स जरूर अपनाएं। धन्यवाद। महोदय अध्यक्ष जी, आपने परिचर्चा में भाग लेने का मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ।
माननीय सदस्य, टीना से मैं अनुरोध करती हूँ कि आप अपना परिचर्चा पर विचार प्रस्तुत करें। माननीय सदस्य परिवर्मा से मैं अनुरोध करती हूँ कि आप अपना परिचर्चा पर विचार प्रस्तुत करें। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं परिवर्मा युवा संसद की सदस्य आज आप सभी के समक्ष एक विषय पर अपने विचार प्रकट करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है समाज निर्माण में डिजिटल उपकरणों की भूमिका एवं विवेकपूर्ण उपयोग। माननीय अध्यक्ष जी, हम सब कहते हैं कि डिजिटल इंडिया बन रहा है, टेक्नोलॉजी ने दुनिया बदल दी और हम आधुनिक हो गए हैं। डिजिटल उपकरणों का सामाजिक विकास में योगदान। मोबाइल के माध्यम से शिक्षा, सूचना, रोजगार और सामाजिक संवाद के कई नए अवसर खुले हैं। लोग कभी भी कहीं से भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं, जिससे व्यक्तिगत और सामुदायिक विकास को गति मिली है। इंटरनेट, सोशल मीडिया व विभिन्न शैक्षणिक ऐप्स के जरिए युवा अपने कौशल, ज्ञान व नेटवर्किंग को विस्तार दे सकते हैं। लेकिन एक सवाल, क्या हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी हमारा इस्तेमाल कर रही है? डिजिटल उपकरणों के दुरुपयोग। अत्यधिक मोबाइल प्रयोग से सामाजिक कौशल का विकास धीमा पड़ जाता है, क्योंकि लोग आमने सामने के संवाद व सहभागिता से दूर हो जाता है। बच्चों, किशोरों और बड़ों में मानसिक समस्याएं जैसे तनाव, एकाकीपन, नींद की कमी, निराशा और आंखों, दिमाग या शरीर पर स्वास्थ्य संबंधित खतरे बढ़ जाते हैं। सोशल मीडिया का अत्यधिक प्रयोग आत्मसम्मान में कमी, तुलना की भावना व भावुक अस्थिरता बढ़ाने का कारण बनता है। परिवार पर प्रभाव। कई घरों में डिजिटल उपकरणों के कारण सदस्य एक दूसरे के साथ कम संवाद कर रहे हैं, जिससे आपसी संबंधों में दूरी, संवादहीनता व गलतफहमियां बढ़ रही हैं। माता पिता बच्चों को चुप कराने या व्यस्त रखने के लिए डिजिटल उपकरण थमा देते हैं, जिससे बच्चों में वर्चुअल ऑटिज्म, भाषा विकास में बाधा, व्यवहार संबंधी समस्याएं देखी जा रही हैं। संतुलित उपयोग। परिवार में मोबाइल फ्री समय निर्धारित करें, जैसे भोजन के समय, पारिवारिक बैठकों में या खेल के दौरान। बच्चों को उम्र के अनुसार सीमित और नियंत्रित मोबाइल उपयोग की अनुमति दें। साथ ही बाहरी गतिविधियों व बातचीत के लिए प्रेरित करें। स्क्रीन टाइम पर निगरानी। डिजिटल उपकरण प्रयोग में आत्म अनुशासन व डिजिटल डिटॉक्स के छोटे छोटे प्रयास सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। डिजिटल उपकरणों का विवेकपूर्ण उपयोग समाज व परिवार दोनों के विकास में सहायक है, किंतु उसका दुरुपयोग सामाजिक, मानसिक व पारिवारिक संबंधों के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। अब मैं समापन करना चाहूंगी। डिजिटल दुनिया सुविधाजनक है, तेज है, आकर्षक है, लेकिन अगर हमने इसे संतुलित रूप से नहीं अपनाया तो आने वाला समय ऐसी पीढ़ी देखेगा जो हाथों से नहीं बल्कि स्क्रीन से बंधी होगी। इसलिए मेरा निष्कर्ष सरल है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, लेकिन खुद को टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बचाओ। धन्यवाद। माननीय सदस्य साक्षी से मैं अनुरोध करती हूँ कि आप परिचर्चा के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करें। सुप्रभात आप सभी को। माननीय अध्यक्ष जी, मैं साक्षी शुक्ला युवा संसद की सदस्य आपके सामने अपने विचार प्रकट करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मोबाइल डिटॉक्सिफिकेशन एवं मानसिक स्वास्थ्य। अत्यधिक मोबाइल प्रयोग ने व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक संबंधों पर एक प्रतिकूल प्रभाव डाला है, जिससे मोबाइल डिटॉक्सिफिकेशन की आवश्यकता बढ़ गई है। मोबाइल डिटॉक्सिफिकेशन का अर्थ है एक निश्चित समय के लिए मोबाइल फोन या सोशल मीडिया से दूरी बनाना, ताकि मन, शरीर और व्यवहार को तकनीकी निर्भरता से विश्राम दिया जा सके। यह प्रक्रिया व्यक्ति को आत्म जागरूक तथा वास्तविक जीवन से दोबारा जोड़ने में सहायता करती है। मनोवैज्ञानिक। अत्यधिक मोबाइल प्रयोग से व्यक्ति में अनेक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भी देखे जा सकते हैं, जैसे एकाग्रता में कमी, चीजों को अनसुना कर देना, नींद की गड़बड़ी होना, थकान महसूस करना, सामाजिक दूरी व चिंता, परेशानी, आत्मसंतोष में कमी जैसी स्थितियां उत्पन्न होने लगती हैं। जब व्यक्ति इन प्रभावों को समझकर उनसे मुक्त होने का प्रयास करता है तो मानसिक संतुलन और आत्मनियंत्रण की क्षमता बढ़ती है। मोबाइल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हम मुख्य रूप से समाधान कर सकते हैं, जैसे मोबाइल उपयोग का समय सीमित कर देना, यानी कि डिजिटल डाइट को अपनाना, सोने से पहले और सुबह उठते ही मोबाइल का प्रयोग ना करना, शारीरिक गतिविधियां अपनाना, जैसे व्यायाम करना, किताबें पढ़ने की आदतें विकसित करना, परिवार और मित्रों के साथ प्रत्यक्ष रूप से बातचीत बढ़ाना, सप्ताह में एक दिन नो मोबाइल डे घोषित करना। इन प्रयोग से व्यक्ति मानसिक शांति और आत्मनियंत्रण दोनों प्राप्त कर सकता है। आधुनिक काल में तकनीक से पूरी तरह दूरी बनाना सही नहीं है, क्योंकि यह शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार के क्षेत्र में अब आवश्यक हो गया है। अतः हमें इसका संतुलित उपयोग करना चाहिए।
हमें तकनीक को साधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए, ना कि उद्देश्य के रूप में। मोबाइल डिटॉक्सिफिकेशन केवल एक ट्रेंड नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य है, जागरूकता है। यह व्यक्ति को आत्म जागरूकता बनाता है और जीवन में संतुलित स्थापित करता है। यदि तकनीक का प्रयोग संयम और विवेक के साथ हो तो वह मानव का विकास का साधन बन सकती है, लेकिन यदि उस पर निर्भर होना पड़े तो वही मानसिक बंधन का कारण भी बन सकती है। धन्यवाद। माननीय सदस्यों और दर्शक दीर्घा में उपस्थित आदरणीय अतिथिगण, आज मैं आपके समक्ष एक ऐसे विषय को रख रही हूँ जिसने हमारे समय, हमारे समाज, हमारे रिश्तों और यहाँ तक कि हमारे भावों पर भी गहरी छाप छोड़ दी है। मोबाइल फोन और डिजिटल निर्भरता। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ तकनीक सुविधा तो है, पर धीरे धीरे संवेदनाएं भी छीन रही है। आज ऐसी विडंबनाएं पैदा हो रही हैं कि बच्चा रोता है तो हम उसे गोद में लेने से पहले स्क्रीन दे देते हैं। घर में लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं, पर ना तो कभी बात करते हैं और कमेंट और रिप्लाई के जरिए भावनाएं प्रस्तुत करते हैं। हमारा समाज जो कभी संवेदनशीलता और आपसी तालमेल का प्रतीक था, वह आज नोटिफिकेशन की आवाजों में उलझ रहा है। पहले दुख और खुशी दोनों साझा किए जाते थे, अब लाइक और रिप्लाई से भावनाओं का माप हो रहा है। माननीय सदस्यों, यह समस्या सिर्फ तकनीक की नहीं, मनुष्य की आदतों, प्राथमिकताओं और रिश्तों की बदलती दिशा की है। आज हम उस दौर में हैं जहां हम हंसते कम हैं, इमोजी ज्यादा भेजते हैं, हम पूछते कम हैं, स्टेटस ज्यादा लगाते हैं, हम मिलते कम हैं और वीडियो कॉल ज्यादा करते हैं, हम महसूस कम करते हैं और स्क्रीन ज्यादा छूते हैं। और यह परिवर्तन केवल व्यवहार तक सीमित नहीं है। चिल्ड्रन साइकोलॉजी, फैमिली कोहेशन, मेंटल हेल्थ, अटेंशन स्पेन, ये सब भी प्रभावित हो रहा है। हमने न जाने कब स्वीकार कर लिया कि बिना मोबाइल खाना नहीं खाया जा सकता, बिना स्क्रीन बच्चा चुप नहीं हो सकता और बिना इंटरनेट मन शांत नहीं हो पाता। माननीय साथियों, ये स्थिति केवल व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक चुनौती बन चुकी है। हमारी युवा जो देश का भविष्य है, वही सबसे अधिक डिजिटल डिटॉक्स का यूज कर रहे हैं। इसलिए आज इस देश में, आधुनिक देश में, जहां युवाओं का प्रदर्शन ज्यादा होना चाहिए, वही युवाएं डिजिटल स्क्रीन का यूज कर रहे हैं। इसलिए आज आवश्यकता है डिजिटल डिटॉक्स की। डिजिटल डिटॉक्स का अर्थ फोन छोड़ देना नहीं, बल्कि जीवन का संतुलन वापस पाना है। यह वह प्रयास है जिसमें एक भोजन बिना मोबाइल, 1 घंटे की शांत दिनचर्या, एक शाम परिवार के साथ बिताना और एक दिन सोशल मीडिया से दूरी, यह सब उतना ही आवश्यक है जितना मानसिक स्वास्थ्य के लिए, जितना शरीर के लिए स्वच्छ हवा और पौष्टिक भोजन। माननीय सदस्यों, हमें स्वीकार करना होगा कि डिजिटल दुनिया हमारी मित्र तो हो सकती है, पर यदि हम सजग ना रहे तो वह दुनिया हमारी भावनात्मक स्वतंत्रता को कमजोर कर सकती है। आज मैं यही कहना चाहूंगी, रिश्ते ऑफलाइन बनते हैं, विश्वास ऑफलाइन बनता है, संवेदनाएं ऑफलाइन ही जन्म लेती हैं। हम तकनीक के युग में हैं, पर हमारा हृदय अभी भी इंसानी स्पर्श, बातचीत और संवेदनशीलता चाहता है। युवाओं से मैं विशेष रूप से आग्रह करना चाहूंगी, तकनीक का उपयोग तो कीजिए, पर उसका दास मत बनिए। स्क्रीन देखिए, पर जीवन को स्क्रीन की सीमा में मत बांधिए। और अंत में मैं सामूहिक संकल्प करना चाहती हूँ, हम डिजिटल रहेंगे पर मानवता ऑनलाइन नहीं, दिलों में जिंदा रखेंगे। हम फोन का उपयोग तो करेंगे, पर फोन को हम पर अधिकार नहीं होने देंगे। हम तकनीक अपनाएंगे, पर अपने रिश्ते, मानसिक स्वास्थ्य और संवेदनाओं को प्राथमिकता देंगे। इसी संतुलन का नाम है डिजिटल डिटॉक्स। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। अब मैं आग्रह करना चाहूंगी श्रीमती सविता कर्नाटक मैम से कि आप अपने विचार प्रस्तुत करें। आदरणीय अध्यक्ष, युवा सांसद, सम्मानित अतिथि प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय भूपतवाला, मेरे सहयोगी वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर अजय उनियाल, इस कार्यक्रम के संयोजक संचालक डॉक्टर बीपी पुरोहित सर, सम्मानित प्राध्यापकगण और प्यारे बच्चों, आज एक ज्वलंत मुद्दे पर
युवा संसद में चर्चा हुई, जिसका मेन थीम था डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन। डिजिटल वर्ल्ड में आज हम सभी जी रहे हैं, इसे मुझे बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमारी रिकॉर्डिंग से लेकर हमारा संवाद सभी डिजिटली किया जा रहा है। और जब हमारी परिचर्चा चल रही थी डिटॉक्सिफिकेशन पर, तो कुछ बच्चों के मोबाइल उस समय भी ऑन थे। तो ये जरूरी है कि पहले तो हम खुद समझे कि हम जिस मुद्दे को लेकर यहाँ पर चल रहे हैं उसको हम कुछ देर किसी भी काम में, ठीक है, अत्यंत आवश्यक कार्य हो सकते हैं, प्राचार्य महोदय उठ के गए लेकिन आप लोगों के फोन बज रहे थे वहां पर। तो ये सबसे दुखद चीज होती है बेटा, जब भी हम किसी चीज को समझते हैं, करते हैं, तो हम कम से कम उस मुद्दे को समझकर तो 1 घंटा आधा घंटा उस अनुरूप व्यवहार करें, तभी डिटॉक्सिफिकेशन का जो मोटो है, जो उद्देश्य है, वो सफल हो पाएगा। मेरे सभी संसद के सदस्यों ने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया कि डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन क्या है। मैं चंद बातें आपके सामने, क्योंकि मैं मनोविज्ञान की छात्र हूँ, मैं रखना चाहूंगी। ये अत्यंत आवश्यक है। आज हम डिजिटल वर्ल्ड से अपने को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि हमें हर चीज ऑनलाइन करनी है, परंतु वो आपके स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है और आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है, इस मुद्दे को मैं आपके सामने बहुत कम शब्दों में रखना चाहूंगी। पहली बात, आप निरंतर इसका प्रयोग करते हैं, जिससे इसके रेडिएशन आपके मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं, और जब आपका मस्तिष्क प्रभावित होता है तो उससे आपकी पूरा शरीर प्रभावित होता है। जो आपको साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जो शरीर और मन के डिसऑर्डर्स होते हैं, वो हमारे अंदर जन्म ले लेते हैं। चिंता, अवसाद, स्ट्रेस, गुस्सा, तनाव जैसी नेगेटिव जो गुण है वो हमारे अंदर बहुत विकसित हो रहे हैं। आप अपनी एनालिसिस खुद करिए। शायद आप लोग तो सभी मोबाइल लेके, और कुछ जनरेशन हम लोग भी, अगर हम अपनी बात करते हैं, हमारे पास मोबाइल नहीं थे, लैंडलाइन होते थे, वो भी नंबर डायल करने वाले, डिजिटल नहीं होते थे। तो उस समय को और आज को देखें तो हमारी नींद सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो इफेक्ट हुई है। हमारे सोने का टाइम, जो कि मिनिमम एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 6 से 7 घंटे है, वो आज 2 या 3 घंटों में सिमट कर रह गया है। आप अपना मूल्यांकन बच्चे खुद कर सकते हैं, और हम लोग भी खुद कर सकते हैं कि हम कितना टाइम मोबाइल को दे रहे हैं, और हम उसमें अनर्गल चीजें देख रहे हैं। आप उसको, टेक्नोलॉजी को केवल अपने ज्ञान के लिए यूज कीजिए, उसका प्रयोग ज्ञान के लिए कीजिए, ज्ञान वर्धन के लिए कीजिए, काम करने के लिए कीजिए। लेकिन जब हम स्क्रॉल करते चले जाते हैं, आपको टाइम नहीं पता चलता कि आप 2 घंटा 3 घंटा एक ही स्थान पर बैठे हुए बिना किसी फिजिकल एक्टिविटी के सेडेंटरी लाइफ जी रहे हैं। अर्थात बिल्कुल हमने एक्सरसाइज खत्म कर दी, हमने काम करने खत्म कर दिए, हम एक जगह बैठे रहते हैं और स्क्रॉल करते रहते हैं। वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। अगर हम मन से स्वस्थ नहीं होंगे, अगर हमारा मन स्वस्थ नहीं होगा, तो हमारा आउटपुट काम में हो, हमारा आउटपुट किसी भी पढ़ाई लिखाई में हो, हमारा आउटपुट किसी और कार्य में हो, आपको कोई भी, चाहे सोशल एक्टिविटी, समाज से हम हटने लगे हैं, समाज की गतिविधियों में हम भाग नहीं लेते, तो हम क्या होते चले जाएंगे, दूर होते चले जाएंगे, और हमारा जो सकारात्मक व्यक्तित्व है वो विकसित नहीं हो पाएगा। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि कुछ समय, जैसे कर्नाटक गवर्नमेंट ने नो मोबाइल डे 2024 से आरंभ किया कि एक दिन बिल्कुल मोबाइल का प्रयोग हम नहीं करेंगे, तो इस तरीके से हम भी एक आज बहुत अच्छा शुभारंभ डॉक्टर पुरोहित ने किया कि हमारे अंदर ये चीज आए कि हम एक दिन या 1 घंटे से शुरू करें, और धीरे धीरे कम से कम अपने संबंधों को, जो संबंध आज हमारे कहीं पीछे छूट गए हैं, जैसा अभी अध्यक्ष महोदय ने भी कहा कि केवल हमारा टच स्क्रीन पे रह गया है, बाकी भाव हमारे समाप्त होते जा रहे हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए हम जरूर ये करें कि अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, अपने को स्वस्थ रखने के लिए, मानसिक और शारीरिक रूप से हम एक दिन नो मोबाइल डे को आरंभ अपने जीवन में धीरे धीरे करें। एकदम तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी आदत जाते जाते जाती है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अब मैं इस महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय से आग्रह करती हूँ कि आप अपना विचार प्रस्तुत करें। इस सदन की अध्यक्षा, इस कार्यक्रम के संयोजक
डॉक्टर पुरोहित और हमारे सभी वरिष्ठ प्राध्यापक, प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको विदित है कि पिछले 3 या 4 सालों से युवा संसद का ये कार्यक्रम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आयोजित किया जाता है। और इसका जो महत्व है वो ये है कि जो संसद है भारत की, वो किस तरह से कार्य करती है, युवा वर्ग के अंदर एक ये संदेश जाए, किस तरह से प्रश्नकाल होता है, कौन से नियम हैं, किस तरह से संसद में प्रश्नों को रखा जाता है और जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं और मंत्री हैं वो किस तरह से उसका जवाब देते हैं। इसका मेन उद्देश्य ये था कि जितनी भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं जो वर्तमान में चल रही हैं, क्योंकि संसद एक ऐसा स्थान है जहां पर हम अपनी बात प्रजातांत्रिक तरीके से एक दूसरे को समझते हुए जो समस्या में है वो अपनी समस्या रखता है और जो समाधान में है वो उसको समाधान के तरीके बताता है और बताता है कि आपकी समस्या किस हद तक समाधान की ओर अग्रसर है। आपने आज एक सामाजिक बुराई को इस मंच के माध्यम से संसद में रखा। बहुत थोड़े समय में आपने तैयारी की। मैं आपको बहुत साधुवाद और आशीर्वाद भी देता हूं कि आपने 3-4 दिनों में इतना कार्यक्रम किया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब आप युवा संसद का आयोजन करते हैं, आप जानते हैं भारत के अंदर कितने प्रांत हैं, कितनी यूनियन टेरिटरी हैं, तो संसद तो वो सबका स्थान है। और हमारे युवाओं को ये मालूम हो, चाहे वो युवा उत्तराखंड का है, चाहे वो युवा बिहार का है, चाहे वो युवा उड़ीसा का है, चाहे वो युवा मणिपुर का है, उससे ये ध्यान हो कि भारत के सामने वर्तमान के अंदर कौन सी ऐसी समस्याएं चल रही हैं जिनका संसद में जिक्र होना अनिवार्य है। क्या ऐसे परिवर्तन आ रहे हैं जिससे समाज परेशान भी है और समाज उसका विरोध भी नहीं करना चाहता। कौन सी ऐसी असमंजस की स्थिति देश के सामने पैदा हो गई है। जब तक आप उन समस्याओं के बारे में जानेंगे नहीं और संसद की कार्यवाही को नहीं जानेंगे कि कौन सा प्रश्न है, किस नियम के अंतर्गत उठाया जाता है, अध्यक्ष की क्या पावर है, वो कैसे उसको डिनाई कर सकता है डिस्कशन के लिए, कैसे आप उसका विरोध कर सकते हैं किस नियम के तहत, कैसे नोटिस दिए जाते हैं संसद में प्रश्नकाल के, ये सारी बातें एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते और एक भारत का नागरिक होने के नाते मुझे भी, आपको भी, सबको मालूम होना चाहिए। इसलिए पहले क्या होता था, आज से 10-20 साल पहले, कि संसद के अंदर कुछ भी हो रहा है हमको पता नहीं लगता था क्योंकि हम देख नहीं पाते थे। अब संसद टीवी है, आप उसको देख सकते हैं। कितने सत्र होते हैं, ग्रीष्मकालीन, वर्षाकालीन, है समर, जितने सत्र संसद, मानसून सत्र होता है, कितने दिनों का होता है। आप देखते होंगे अखबारों में खबर आती है कि भाई संसद नहीं चलने दी विपक्ष ने। फिर आंकड़े आते हैं कि भाई संसद का जो खर्चा है वो पर मिनट इतना है, एक दिन भी नहीं चली संसद, इतने करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। किसका नुकसान हो गया? भारत के टैक्स पेयर का नुकसान हो गया। तो जो ज्वलंत चीजें हैं वर्तमान के अंदर जो चल रही हैं, समाज के अंदर जो चल रही हैं, उसका भान हमारे प्रत्येक युवा साथी को हो, हमारे स्टूडेंट्स को हो कि भारत के आगे कौन कौन सी समस्याएं हैं, सरकार उसके समाधान के लिए क्या प्रयास कर रही है, वो जो कार्य सरकार कर रही है वो समाज के हित में है या नहीं है, उसमें परिचर्चा के लिए हम अपनी संसद जो है वो एक माकूल स्थान होती है। राज्यों में विधानसभाएं होती हैं और केंद्र में संसद होती है। अब जैसे हमारे यहाँ आपने ये बोर्ड लगा रखे हैं, वित्त मंत्री का है, ये प्रधानमंत्री का है, नेता प्रतिपक्ष का है, अध्यक्ष जी का है। तो संसद में बोलने का एक तरीका होता है, जैसे नेता प्रतिपक्ष बोल रहा है, जवाब दे, वो पूछ रहा है सरकार से, हैं कि अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहता हूं। वो अध्यक्ष जी को नहीं बता रहे, आपके माध्यम से अध्यक्ष जी जवाब देने वाले कोई नहीं है। अध्यक्ष जी केवल माध्यम है। और जब जवाब देता है कोई मंत्री, अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से ये जवाब देना चाहता हूं, संसद को बताना चाहता हूं। गृह मंत्री बने आप, वित्त मंत्री बने आप, शिक्षा मंत्री बने आप, तो एक एक सवाल वित्त से रिलेटेड,
वित्त मंत्री जवाब दें, एक सवाल शिक्षा से रिलेटेड शिक्षा मंत्री जवाब दें, एक सवाल गृह मंत्री जवाब दें, वो भारत की सुरक्षा को लेके हो, ठीक, तब आपको पता लगेगा कि भारत के आगे क्या क्या चुनौतियां हैं। अभी हाल में आपने देखा एक नया शब्द आया, व्हाइट कॉलर टेररिज्म आया, अभी 10 दिन से आप पढ़ रहे हैं। अगर इस तरह का टेररिज्म हमारे समाज के अंदर शुरू हो जाए तो हम किस पर विश्वास करेंगे कि हम डॉक्टर को जाने से पहले उसकी जाति धर्म देखें, रसोईया खाना बना रहा है उससे पहले हम उसकी जाति धर्म देखें, हमारे मन में भय बैठ जाएगा, अरे ये तो खाने में जहर मिला सकता, लाखों लोगों को मार देगा। तो ऐसे जो प्रश्न हैं और उसके समाधान के जो तरीके हैं वो संसद की चर्चा के विषय हैं कि ये नया शब्द है व्हाइट कॉलर टेररिज्म, अभी यार निकल के इस पर चर्चा हो। पूरे देश में SIR चल रहा है, चल रहा है नहीं चल रहा है? एक आध प्रश्न उससे हो कि SIR क्या है। मैं समझता हूँ बहुत लोगों को मालूम भी नहीं होगा, हमारे युवा वर्ग को। सिलेबस के अंदर बहुत कुछ चेंज हो रहा है आपकी शिक्षा में, हर सिलेबस में, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, ठीक, उससे रिलेटेड हो कि ऐसा क्यों किया, कोई सिलेबस हटाया या जोड़ा, कोई तर्क वितर्क हो उस पर कि ऐसा क्यों किया आपने, क्यों हटाया, क्यों जोड़ा। नेता प्रतिपक्ष पूछे कि आपने सिलेबस के इस हिस्से को क्यों हटा दिया, सरकार उसका जवाब दे कि इसका कारण यह है, हम बच्चों को ये पढ़ाना चाहते हैं। ये संसद के हमारे उद्देश्य हैं। आपका प्रयास बहुत सराहनीय है। आपने एक ऐसी समस्या को उठाया जो सारे विकसित देशों में, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री तो इससे बहुत ज़्यादा पहले ही सतर्क हो गए थे। मैं आपको बता दूं, जब भारत के अंदर मोबाइल आए 95 और 94 के अंदर जब शुरुआत हुई, उसी समय यूरोप और अमेरिका के कंट्रीज जो थे जहां मोबाइल पहले से थे मौजूद, वो इस समस्या से सतर्क हो गए थे। चाइना जैसे कंट्री में और अमेरिका जैसे कंट्री में और यूरोप के बहुत देशों में ऐसे सेंटर खोले गए जहां लोग अपने बच्चों को छोड़ाते थे कि इनकी मोबाइल की लत आप छुड़ाइए। वो मोबाइल फ्री एरिया थे, वो संस्थान ऐसे थे जहां पर मोबाइल की लत छुड़ाई जाती थी, क्योंकि अब वो हमारे बीच में बीमारी की जड़ तक पहुंच गया है। हम ना किसी से मिलना चाहते हैं, ना किसी की समस्या को समझना चाहते हैं, ना किसी की समस्या के समाधान से हमें कोई लेना देना है। इवन कोई मर भी जाता है तो श्रद्धांजलि भी अब हम मोबाइल के जरिए ही देते हैं। हकीकत है ये, आप एक्सेप्ट करेंगे इसको। मान लीजिए कोई मर गया, हमारा जान पहचान वाला या हमारा अपना, अब वो है हमसे 100 किलोमीटर दूर, तो पहले लोग पहुंचने का प्रयास करते थे। अब कहते हैं कि दिवंगत आत्मा को भगवान सदगति प्रदान करे, अपने चरणों में स्थान दे। जाएंगे नहीं जाएंगे हम उसके घर तक, ये हमें मालूम नहीं है। लेकिन मोबाइल ने ये सारी चीजें हमें इतना स्वार्थी बनाया, हमें इतना सेल्फ सेंटर्ड बनाया कि हमें अब दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। और कुछ घरों की स्थिति तो ऐसी है कि एक ही कमरे में 4 लोग बैठे रहते हैं, वो एक दूसरे की तरफ घंटे 1.5 घंटे देखते भी नहीं। हस्बैंड अपने मोबाइल में व्यस्त है, वाइफ अपनी मोबाइल में व्यस्त है, बच्चे अपने मोबाइल में व्यस्त हैं। तो जब इस तरह हमें कोई चीज जकड़ ले तो हम समझते हैं कि हम किसी भी एक डिवाइस के बिल्कुल गुलाम हो गए। और गुलाम होना तो किसी भी चीज के लिए, किसी के लिए भी और किसी भी रूप में बेहतर नहीं होता, क्योंकि जो जीवन है वो संतुलन का नाम है, वो असंतुलन का नाम नहीं है। जो चीज हमें जीवन में असंतुलित करने लगे, जो हमारे जीवन को बिगाड़ने लगे, तो हमारी युवा पीढ़ी का और सारे लोगों का, समाज का ये दायित्व हो जाता है कि अब वो उसके ऊपर आकलन शुरू करे कि क्या चीज हमें कितने समय तक यूज करनी है। ये प्रश्न हमारे मन में उठना चाहिए कि भाई ठीक है, फायदे की चीज, हम इससे बहुत काम घर बैठे भी करते हैं, कर लेते हैं। पहले हमें लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, आज की डेट में बहुत सारे काम हम इससे कर देते हैं बिना लाइनों में लगे हुए। हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन किस सीमा तक। अगर आप आकलन करेंगे पूरे 24 घंटे का, उसमें से जो 2-4 घंटे आप सोते हैं, क्योंकि इन्होंने हमारी नींद भी छीन ली है, हमारे सोने के समय को भी कम कर दिया है, तो हम ये देखें कि जागते समय तक हमने कितने समय तक इसका यूज किया और किन किन कामों में यूज किया। अगर हम अपने ज्ञान के लिए यूज कर रहे हैं,
हम अपने किसी लाभ के लिए यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि हमने समय बचाया, इसका यूज किया, लेकिन अनर्गल बातों में इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, लाइक कितने मिल गए, कोई हमने पोस्ट की, अरे अब 17 हो गए, अब 170 हो गए, अब 270 हो गए, फिर हम देख रहे हैं किस किसने लाइक किया। नंबर से ही नहीं मानते हम, फिर हम नाम देखते हैं, लियाक में कल कह रहे इनने कर लिया, मनोज ने कर लिया, और सरिता ने कर लिया, और उमा ने कर लिया, करते नहीं, अरे हो, अब फिर देखते हैं यार उसने नहीं किया अभी तक, ये भी हमारे दिमाग में आता, उसने अब तक हमारी पोस्ट क्यों नहीं देखी। तो ये सारी बातें हमारे दिमाग के जो एक पॉजिटिव थॉट्स हैं उसको नेगेटिविटी में बदलती चली जाती हैं, बेकार की बातों में हम उलझते चले जाते हैं। तो इस डिवाइस का कितना प्रयोग करना है, हमें यह केवल हमारा आत्मबल ही रोक सकता है, और कोई चीज नहीं। ना कोई बच्चा अपने पिता के कहने से रुकता है, ना माता के कहने से रुकता है, ना भाई के कहने से रुकता है, ना टीचर के कहने से रुकता है। केवल ये आत्म अवलोकन की चीज है कि अब हमें रुकना है। 11 बजे रात में मोबाइल एक तरफ रखना है, और ये तो इतना हानिकारक है, जिस कमरे में आप सोते हैं उसमें तो रखना भी नहीं चाहिए। ये सोते वक्त भी आपके दिमाग को बिल्कुल इफेक्ट करता है, इसकी रेडिएशन कहीं ना कहीं आपको हार्मफुल। और अब क्या है, अगर हम 90% अपने बच्चों से पूछेंगे तो वो सिराने रख के ही सोते हैं, इसको सोते हैं, बहुत दूर नहीं रखते, 1 फुट की दूरी पे होगा कि सोते सोते भी आंख पड़े तो हाथ में आ जाए। है ये नहीं, ये हकीकत है। तो बहुत सारी बातों पे हमें विचार करना है, और एज ए युवा संसद का क्या महत्व है, किसी भी देश की, भारत की नहीं, किसी भी देश की संसद का क्या महत्व है, वो क्या स्थान है। संसद अगर शरीर है तो संविधान उसकी आत्मा है। संसद पूरा शरीर है देश का, तो संविधान उसकी आत्मा है, और वो शरीर आत्मा के अनुरूप कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका हमें एनालिसिस संसद के अंदर करना है। इन्हीं शब्दों के संग और डॉक्टर पुरोहित को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कि आपने इतने कम समय में इन बच्चों को मोटिवेट किया, और जिन जिन प्राध्यापकों ने, हमारे मैम ने, सविता मैम ने, और जितने भी प्राध्यापक इन बच्चों के संग लगे, जिन्होंने इनको किसी भी तरह से मोटिवेट किया, इनकी स्पीच को, इनके प्रश्नों को लिखा, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और इन छात्रों को बहुत आशीर्वाद देते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। अब मैं इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर पुरोहित सर से आग्रह करती हूँ कि आप अपने विचार प्रस्तुत करें। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस सदन में बोलने का अवसर दिया, समापन के लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं इस महाविद्यालय के हमारे प्राचार्य संरक्षक डॉक्टर प्रोफेसर मेहरोत्रा सर का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि वो जो है उत्प्रेरित करते रहते हैं हमारे छात्रों को भी, बच्चों को भी, और जो मैंने बोलना था वो सब जो है वो बोल गए, तो मेरे पास बोलने के लिए कोई मैटर रहा नहीं। और दूसरी बात जो है, ये जो टॉपिक था वो मैम का था, और इतना ज्वलंत उन्होंने जो है विषय रखा। मैं 2-3 चीज आपको कहना चाहूँगा। एक तो मेरा सारे अपने प्राध्यापक साथियों से निवेदन है, जैसे सर ने भी कहा कि 2-2 प्रश्न अगर नेक्स्ट साल, अगले साल भी अगर ये हो और होगा, तो 2-2 प्रश्न प्रत्येक अध्यापक अपने विद्यार्थियों से समसामयिक मुद्दों पर तैयार करवाए, तो उससे एक जो है जो एक मोनोटोनस सिस्टम बन गया वो जरा टूटेगा और उसमें ज़्यादा सुंदरता आएगी। तो प्रत्येक टीचर अगली बार में और वो तैयार करके रखे, बस जिस दिन वो हो जाए तो अपने उससे जो है जरा विविधता भी आएगी और ये भी सुंदर लगेगा। इसका बड़ा महत्व है। आप लोग ये माने ना माने, ये प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो चर्चा नहीं हो सकती जिस पे, और हम लोगों तक वो मुद्दे नहीं आते और जनता के बीच रहते हैं, तो छात्रों से छात्र संसद के माध्यम से उन विषयों को जो है सुना जाए
और उस पर गौर किया जाए। आप क्या सोच रहे हैं? पिछली बार हमने साइबर फ्रॉड के बारे में बात करी थी। प्रधानमंत्री जी ने 4 मन की बात में साइबर फ्रॉड पे पूरा का पूरा अपना व्याख्यान दिया और उसके सॉल्यूशन के लिए इस वक्त सर जो क्वांटम कंप्यूटर चल रहा है उसमें उन्होंने ये कर दिया है, उसको जब अब हमारे यूपीआई से जोड़ देंगे तो उसमें साइबर फ्रॉड होने का कोई संभावना ही नहीं है। तो आप ये मत समझिए कि आपके जो है यहाँ बहस करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि ये सारा रिकॉर्डिंग, ये रिपोर्टिंग, ये जो है अपलोड होके और वो अपने आप छांटते हैं, उनके जो है ज्वलंत विषय है नहीं। तो मुद्दे जो है अभी आप ये देखिए, याद रखना, एक लड़के ने, बच्चे ने कहा राज्य की मांग भौगोलिक आधार पर हुई, तो परिसीमन जनसंख्यात्मक आधार पर क्यों? उससे तो जो है उत्तराखंड राज्य का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ये इतना ज्वलंत बात है। आप ये देखिए, मसला भी वहां चलेंगे और वो इस पर विचार करेंगे और देश के लिए पॉलिसी फॉर्मुलेट होगा। ये बड़ा जबरदस्त मैडम ने ये रखा, ये जो है डिजिटल डिटॉक्स का। आप ये देखिए, देखते रहना, साल भर के अंदर जो है ये रिपोर्ट जो है प्रधानमंत्री पे जाएगी तो इस पर जो है जरूर कुछ ना कुछ बात आ जाएगी कि बच्चों को इस लत से कैसे बचाया जा सके। तो आपका ये कहना मतलब कहीं भी। तीसरी बात, एक दिक्कत क्या है इस वक्त जो हमने ये रिकॉर्डिंग की है, मुझे शर्म लग रही है, इसमें कैंची चलानी पड़ेगी, बहुत कम चीजें भेजनी पड़ेगी, लिख के भेजना पड़ेगा। कारण क्या है? टीचर्स ने लिखा है, मैडम ने इतनी मेहनत की, 4-5 लड़कियों को इतना लिखाया, कौन कर रहा था भाई इतना? उनका दिक्कत ये है कि वो बोल नहीं पा रही है, क्या बोल जा रही है शब्दों को। इसके पीछे कारण क्या है कि उनकी प्रैक्टिस नहीं हुई। हमने 50 बार बोला है इसको लिख के दो हमको, हम आपको सिखाते हैं, वो चीजें नहीं हो पाई। आपने, आपके जो अध्यक्ष यहाँ पे बैठी हैं, इनको बोलते हुए सुना होगा, प्रोनाउंसिएशन कितना परफेक्ट है एकदम से। अभी एक बालिका आई थी, वो क्या आई थी बेटा, वो जो लड़की आई थी यहाँ पे, हाँ वो लड़की आई थी और है श्वेता दत्त, और वो मुझसे बोल रही थी इन लड़कों से बात करते हुए कि सर ने हमको कितना जो है प्रैक्टिस कराई, कितना डांटा, और उसी से जो है हमारा बोलने का भी जो है सुधरा। जब आप जो है शब्दों को सही ढंग से प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण आपका मोबाइल के तमाम से वो चलते हैं, कहीं भी आपको अनाउंसर का जो है किसी भी उसमें आप तो आपका अच्छा, यहाँ पे रामलीला होती रहती है। उस रामलीला में वो लड़का क्या था, वो चौहान जो प्रधानमंत्री, समीर, उस समीर चौहान का जब वो वहां पे भजन गाता है, उसकी आवाज अलग सुनाई देती है और ऐसा लगता है कि एक ही आदमी इनमें समझदार है, क्योंकि पिछली बार थोड़ा प्रैक्टिस हुई थी प्रोनाउंसिएशन की। उन लड़कों को इतना फायदा। तो बेटा जब हम आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, बोलते हैं, तो वो आपके भले के लिए होता है। अब उस टाइम तो उनको बड़ा नाराजी लग रहा था कि ये सर जो है बहुत टाइट करते हैं, हमको हर बार पे जो डांटते रहते हैं। अब पता चला कि वो कह रहे हैं कि हमने बहुत कुछ सीखा, पूछ लो इन बच्चों को यहाँ से। तो भैया आप जितना नजदीक रहोगे, डांट खाओगे, आपको मिलना ही मिलना, आपको मिलना ही मिलना। सर करगेती जी थे, अभी भी हैं। तो मेरा पीएचडी का था, तो मैं तब पत्रकार था सर, बहुत बढ़िया लिखता था लोगों के कहने के अनुसार और बहुत छपता था। तो मुझे अपने में गलतफहमी थी, मैं तो बड़ा बड़ा पत्रकार हूँ, मैंने जो लिख दिया अंतिम बात। और मैंने वो जब जो है रिसर्च का पीएचडी का थीसिस का चैप्टर उन पे दिया, तो उनमें पूरे 27 पन्ने थे, उन्होंने जो इतना लाल कर दिया, एक अक्षर उसमें छोड़ा नहीं, इतना गलतियां उन्होंने निकाल दी। अब मैं सच बता रहा हूं आपसे, मेरे गुस्से से अब क्या बोलना, लेकिन मैं शपथ ले ली थी, मैंने कहा जो बोलेंगे वही करूंगा, क्योंकि पहले पीएचडी छोड़ चुका था। तो मैंने कहा जो बोलेंगे वही करूंगा, चुपचाप करूंगा जैसा बोलेंगे, और अपने अहंकार और ईगो को खत्म करके जैसा उन्होंने बोला वैसा किया। और उसका नतीजा ये हुआ कि मुझे जो है रिसर्च की रफत आ गई, और हर टॉपिक पे सर लगभग सोशल साइंस में तो मैंने 10-12 पीएचडी की थीसिस लिखवाई है लोगों को। इकोनॉमिक्स में लिखवाई, ज्योग्राफी में लिखवाई, हिस्ट्री में लिखवाई, हिंदी में लिखवाई, संस्कृत में लिखवाई, कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे आदत हो गई थी किस में कैसे काम करना है, किस स्ट्रीम में जाना है। तो आप ये देखिए, अगर मैं नहीं सहता, और वो इतनी आत्मीयता से, लेकिन उन्होंने पूरा टाइट किया मुझे,
ठीक है ना। तो भैया सीखने में हमको अपना ईगो फेंक देना चाहिए और जो सिखा रहे हैं पहले उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। और मैं जो कुछ हूं आज, अगर मुझे रिसर्च में थोड़ा कुछ आता है तो वो करगति जी की कृपा है। उन्होंने, अब अगर मुझे टाइट नहीं करते तो मुझे कुछ आता ही नहीं। ठीक है ना भैया। तो इसलिए कभी भी किसी भी टीचर से यह विद्वेष नहीं करना चाहिए, डांट रहा है, अरे वो तुम्हारे भले के लिए कर रहा है, कल को तुम उधर चले जाओगे वो उधर चले जाएगा। कहाँ? जिन लड़कों ने पिछले साल जो है प्रोनाउंसिएशन सीख लिया था पार्लियामेंट में, तो अब अगर आप बढ़िया बोलते इस वक्त तो आपकी भी रिकॉर्डिंग होती। यद्यपि हमने रिकॉर्डिंग कर रखी है, लेकिन वो जो है उस लायक है या नहीं है, सवाल इस बात का है। उस पैरामीटर के लिए है नहीं है, उसमें कॉलेज की इज्जत होगी कि बेइज्जती होगी। तो इसलिए भैया ये केवल यहाँ पर बोलना नहीं है, बल्कि उसकी रिकॉर्डिंग भारत सरकार को जाती है। इतनी गंभीरता से जो है आप अगले सत्र में जो है इसकी तैयारी करें, इसमें भाग लें। हमारा 50 मिनट का समय पूरा हुआ। इससे पहले कि माननीय अध्यक्ष जी राष्ट्रगीत वंदे मातरम से इस सभा का विसर्जन करें, मैं आप सब लोगों को इस छात्र संसद में उपस्थित होने के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। खासकर हमारे सारे प्राध्यापकगण जिन्होंने इस कार्यक्रम को जो है इतनी गहनता से लिया, और मेरे जो स्टाफ जो है हमारे सनी और दूसरे तीसरे लोग और हमारे छात्र, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रगीत प्रारंभ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता ध्रुवदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। धन्यवाद।